सब ठीक हो गए। सो हम इतने दिनों के बाद वापस आए तो मैंने सोचा कि एक वीडियो होनी चाहिए हम सुना के साथ। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो अब हम ये करने वाले हैं कि हम एक छोटी सी आपसे बात करने वाले हैं कि ना आपको कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें कि हम वीडियो को किस। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड या आप किस वीडियो पे आप नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के लेक्चर पे चाहते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। हाय गाइस, तो आज हम एक और वीडियो के साथ वापस आए हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेस पे है। बेसिकली हम काफ़ी टाइम हो गया था तो इस पार्ट को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये कि मैकेनिकल स्ट्रेस से हम स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। सो मैकेनिकल स्ट्रेस में हमारे पास बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेस को अगर हम लें तो हम सिंपली स्ट्रेस किसी चीज़ के प्रेशर को भी कह रहे होते हैं, ठीक है। मगर स्ट्रेस और प्रेशर में एक डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली हम कहते हैं कि जो हमारे पास किसी फोर्स का एक्शन है ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रही है, किसी एक्शन को प्रोड्यूस करा रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास उस पर कुछ फैक्टर्स इफेक्ट कर होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर हमारे पास होता है फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फोर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। ओके, अब सिंपली मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर प्रेशर हमारे पास फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स होती है किसी सॉलिड बॉडी पर, ठीक है। मतलब हमारे पास प्रेशर और स्ट्रेस की डिफरेंस ही यही है कि जो प्रेशर की रिप्रेजेंटेशन है ना उसमें ये आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्स की एक्सटर्नल ही है, ठीक है। मतलब जो फोर्स है हमारे पास वो एक्सटर्नली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर मैं अगर आप अब इस वीडियो को इस पिक्चर को देखते हो, ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास हमने एक फोर्स कह दी है जो हमारे पास एक्सटर्नली काम कर रही है, ठीक है, सिंपली, ठीक है। प्रेशर हम कहते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स को जो किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी चीज़ पे किसी एरिया पे वर्क कर रही है एक्सटर्नली, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्ट्रेस है, देखें ये स्ट्रेस है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेस है ना ये डिस्ट्रीब्यूट तो कर रही है फोर्स को मगर डिफरेंट तरीके से, मतलब इंटरनली ही ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ठीक है। मेन इसका ये इफेक्ट है कि इनसाइड ऑफ द बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नल फोर्स, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट करवाते हैं ना तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड बॉडी की होती है, मगर प्रेशर जो होता है ना वो आउटसाइड बॉडी का होता है। मगर फॉर एग्जांपल अब अगर आप कहते हो कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक इस पेन की ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि ये जो पेन है हमारे पास, ठीक है, हम इसको यहाँ से दोनों तरफ से प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। प्रेशर देने का मतलब है कि हम दोनों साइड से इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मगर इसका असर इनसाइड ऑफ द बॉडी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो अंदर का पेन का मतलब जो अंदर जिस निब से हम लिख रहे हैं, ये जो पेन के अंदर वाला एरिया है, ठीक है, उस पर जो एक्ट करेगी वो स्ट्रेस होगी, मतलब जो उस एरिया तक पहुंच के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसको हम सिंपली स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। फिर भी कोई इशू हुआ तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हमने क्या कहा था, स्ट्रेस रिप्रेजेंट करती है हमारे पास रिजल्टिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सॉलिड बॉडी व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनसाइड ऑफ द बॉडी हो रही है, सॉलिड बॉडी पे, ठीक है, सिंपली। अब इसको क्वान्टिफाई कैसे करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया है और विच द फोर्स एक्ट, इसको सिंपली हम ऐसे क्वान्टिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ ना कि हमारे पास अगर हम आप इसको लेते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल एक हम इस डायग्राम से देख लेते हैं कि फोर्स को अगर हम एक स्मॉल, मतलब दोनों के एरिया में फ़र्क है, ठीक है, सिंपली मैं बताती हूँ, ठीक है। अब एक स्मॉल सरफेस है, ठीक है, हमारे पास, और एक लार्ज सरफेस है। सिंपली यहाँ पे बनने में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, मगर ये स्मॉल है, मैं साफ लिख देती हूँ, ये स्मॉल है और ये लार्ज सरफेस है, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों जगह फोर्स ने एक्ट किया, सेम फोर्स है, ठीक है।
दोनों जगह सेम फोर्स ने एक्ट किया है, ठीक है, उसकी अमाउंट फोर्स की सेम है जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्रेटर स्ट्रेस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे या इस पे? सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत इजी सी है कि ग्रेटर स्ट्रेस जो है हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो इस एरिया पे होगा, ठीक है, इस पे नहीं होगा, ये लार्ज एरिया, ठीक है। अब ये इस वजह से है, जितना एरिया छोटा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कम है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हुई तो क्या हुआ, फोर्स या स्ट्रेस ने एक्ट ज़्यादा किया। जितने इस पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गई हमारे पास, उतना फोर्स स्ट्रेस एक्ट कम कर गया, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास इसका ये है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी के किसी एरिया पे स्ट्रेस एक्ट करता है और वो एरिया छोटा है, मतलब उसका सरफेस एरिया छोटा है, ठीक है, उस पर स्ट्रेस ज़्यादा ज़ोर से एक्ट करेगा, ज़्यादा इंजरी कॉज होने की ज़्यादा चांस है, बस बजाय इसके कि अगर वो लार्ज एरिया पे किसी जगह इफेक्ट किया, या हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बोन पे, लार्ज बोन पे किसी पे एक्ट हो गया, तो वहाँ पे जो है हमारे पास स्ट्रेस जितना ज़्यादा आप ज़्यादा लगा रहे हो तो इंजरी के चांसेस कम है। तो सिंपली इस एग्जांपल से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों, अगर हम एरिया पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा एरिया स्ट्रेस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, वो इस वजह से कि हमारे पास जैसे हम स्ट्रेस को इन्वर्सली कह रही थी मैं, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है। बेसिकली हमारे पास जितना हम फोर्स सेम रहे बेशक, अगर सरफेस एरिया में डिफरेंस आ रहा है तो स्ट्रेस में डिफरेंस आएगा, ठीक है। जो स्ट्रेस हमें मिल रहा है तो उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको इस तरह से एग्जांपल ली। अब स्ट्रेस की आप इस तरह से भी ले सकते हो कि स्ट्रेस जो होती है एक्ट करिए किस डायरेक्शन में, ये हमें कंप्रेसिव, टेंसाइल, शेयर स्ट्रेस से पता चलता है, जो स्ट्रेस की टाइप्स है सिंपली, ठीक है। ओके, शेयर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो टर्म करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग स्ट्रेस किस जगह पे है, ठीक है। सिंपली हमने यही बात की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि लंबा वर्टिब्रा। अच्छा, हम वर्टिब्रा की तरफ आते हैं कि तो कौन सा वर्टिब्रा किस तरह से वेट बेयर कर रहा है, हम सिंपली ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। अब लंबर वर्टिब्रा जो है वो बेयर करता है मोर वेट ऑफ द बॉडी देन थोरेसिक वर्टिब्रा। क्यों? सिंपली हम अगर बना के देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिब्रा है, ठीक है, ठीक है। अगर हम थोरेसिक को देखते हैं, ये ऊपर वाली साइड पे है, लंबर नीचे वाली साइड पे, ठीक है। अब जो लंबर नीचे वाली साइड पे, थोरेसिक ऊपर है, तो थोरेसिक के ऊपर जो है वो थोरेसिक के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। थोरेसिक If you have pain, you know, wash your hands. If you have pain, you know, wash your hands. If you have pain, you know, and you really want to go. If you have pain, you know, wash your hands. ओके, थोरेसिक के ऊपर ये जो एरिया है हमारे पास थोरेसिक का, ठीक है, थोरेसिक, और ये हमारे पास था लंबर का एरिया, ठीक है। अब जो थोरेसिक का एरिया ना, वो हमारे पास हम ऐसे कह सकते हैं कि वो इसलिए ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर इतना क्या कह सकते हो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस पड़ ही नहीं रहा, ठीक है। अब जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो हमारे पास कहाँ पड़ रहा है, लंबर एरिया पे। क्यों? क्योंकि ये वेट ज़्यादा बॉडी का, मतलब इसके ऊपर सारा बॉडी का वज़न है, अपर बॉडी का सारा वज़न जो है वो हमारे पास लंबर वर्टिब्रा पे आ रहा है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो लंबर रीजन पे बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू थोरेसिक, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है अमाउंट ऑफ वेट बेयर के। अब वेट बेयर या वेट बॉन्ड जो है, इन्होंने कहा है कि कितनी कैरी करने की कैपेसिटी है, ठीक है। अब जो अमाउंट है वेट बेयर करने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हम ये कह सकते हैं क्योंकि लोड बेयरिंग सरफेस एरिया जो लंबर रीजन का है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्योंकि हमें पता है, हमने एनाटॉमी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, तो हमें पता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वर्टिब्रा का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है।
जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता जाता है ना, हमारे पास उसकी लोड बेयर करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती जाती है, मतलब वो इजीली ज़्यादा लोड बेयर कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ऊपर वाला स्पाइनल कॉर्ड है ना, उस एरिया से लंबर वर्टिब्रा का ये है कि लंबर वर्टिब्रा ज़्यादा लोड को बेयर कर सकता है, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है उतनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कम लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पहले मैंने बताया कि एरिया जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना कम प्रोड्यूस होगा, उतना कम लगेगा, तो हमारे पास इजीली, या हम ये कहते हैं इजीली स्ट्रेस को बेयर कर सकता है, उसके ऊपर इंजरी की चांसेस कम होते हैं, ठीक है। सिंपली है। तो हम कहते हैं कि L5 से S1 जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है। L5 से S1 इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं वो बेसिकली कॉमन साइट्स होती हैं जहाँ पे डिस्क की इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हर्निएशन या हम कहते हैं डिस्क हर्निएशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लोड ये ज़्यादा उठा रहे होते हैं, ठीक है। सिंपली और भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, मगर सेम मेन रोल जो होता है ना वो यही इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कुछ सिंपल टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हम आगे बेंडिंग के ऊपर, बेंडिंग एक ऐसी टर्म है, हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास एसिमेट्रिक लोडिंग हो जाती है ना, मतलब एक साइड पे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या हुआ है ना कि ये एक साइड से झुका हुआ है, मतलब एक साइड से इस तरफ झुका हुआ है और दूसरी साइड, अब देखो एक साइड पे बैंड हुआ है, ठीक है। अब वन साइड पे क्या हुआ है कि ये जो साइड है ना, ये वाली, इस पे क्या हो रही है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि ये खींच रहा है, अपने आप को पुल कर रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ जाने के लिए। मगर ये जो दूसरी साइड है ये कंप्रेस हो रही है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो वज़न है ना उसको नीचे की तरफ दबा रहा है, मगर बॉडी के सेगमेंट्स को नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहा है। तो सिंपली हमारे पास बेंडिंग का ये ही है। मीन्स कि एक साइड पे अगर हम कहते हैं कि इसेंट्रिक है, फोर्स अप्लाई हो रही है, स्ट्रक्चर बैंड हो रहा है, तो एक साइड पे हमने कहा कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टॉर्शन पे। टॉर्शन हमारे पास सिंपली ना हम ये कहते हैं कि लोड प्रोड्यूसिंग है, यानी एक ट्विस्टिंग है बॉडी के अराउंड पे, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड पे, ठीक है। ये ऐसे है कि अगर इसका एक एंड फिक्स कर दिया जाए ना, तो दूसरी साइड पे एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे टॉर्शन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर मैं ऐसे दे दूं कि हमारे पास जो टॉर्शनल फ्रैक्चर्स होते हैं मोस्टली टिबिया पे होते हैं, जैसे कोई फुटबॉल की इंजरीज होती है ना। एक्चुअली गेम्स का जो होता है ना, आप लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में रखना चाहिए। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, मगर ये होता है कि आपको जो इंजरीज होती है ना स्पोर्ट्स की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। टॉर्शनल फ्रैक्चर्स पे क्या होता है हमारे पास कि जो फुटबॉल इंजरी या कोई फुटबॉल के दौरान जो होता है ना, खेलते खेलते क्या होता है ना, आपका अगर फुट फिक्स है, मतलब एक आपका फुट फिक्स है, ठीक है, और उस फुट के फिक्स होने के साथ साथ आपकी सारी बॉडी जो होती है ना उसके इर्द गिर्द अराउंड मूव कर जाए, मतलब ट्विस्ट खा ले ऐसे, मतलब आप यूँ है ना, आप यूँ हैं, ठीक है, आपका समझो ये वाला फुट फिक्स है, लेकिन आपकी जो ये बॉडी है ये फुल यहाँ से अगर इसकी पेन की देखो ना, पेन को देखो तो ये यूँ है, मतलब ऐसे बॉडी फुल ट्विस्ट खा के वापस आ जाए, तो ये टॉर्शनल फ्रैक्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। सिंपली इसको ऐसे कहते हैं टॉर्शन, ठीक है, ट्विस्टिंग हो जाती है बॉडी की एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंबाइंड लोडिंग पे। कंबाइंड लोडिंग को हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ द लोडिंग इज नोन एज कंबाइंड लोडिंग, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिमिल्टेनियसली जो प्योर फॉर्म है ना लोडिंग्स की, ठीक है, अगर उनमें से एक से ज़्यादा पाई जाती है ना लोडिंग की फॉर्म्स में, तो हमारे पास सिंपली हमने उनको क्या कह दिया, कंबाइंड लोडिंग, ठीक है। जैसे हमारे डेली एक्टिविटीज़ में हम काफ़ी काम करते हैं, हम मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है वो लोडिंग की, जो ह्यूमन बॉडी जो है ना वो डेली एक्टिविटीज़ में काम करते हुए कर रहा होते हैं, तो सिंपली हम कंबाइंड लोडिंग्स उनको कहते हैं। सो गाइस, अब हम आगे चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ लोडिंग पे, ठीक है। सिंपली जो हम कहते हैं ना कि हमारा इफेक्ट क्या है लोडिंग, अब लोड तो हमने कर दिया है, मतलब किसी फोर्स को एक्ट करा दिया ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं, दो पोटेंशियल इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। पहला तो एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा डिफॉर्मेशन, मतलब उसकी चेंज कर दी शेप जाए, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स एक्ट करें, ठीक है, या तो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, मतलब उसकी शेप में चेंज नहीं आएगा बल्कि वो वापस अपनी जगह पे रहेगी, या डिफॉर्मेशन हो जाएगी कि उसकी शेप ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है।
तो हम इसको ना ऐसे समझते हैं कि अगर हम एक ग्राफ समझ लेते हैं सिंपली, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी के ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको लो डिफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ठीक है, सिंपली अगर हम उस लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं ना कि हमारे पास है क्या एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एक ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई हो रही है तो इंजरी अकर हो सकती है, ठीक है। बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं इंजरी अकर कराने के, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, उसकी फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ जो होता है हमारे पास एक्ट हो रहा है। एक बॉडी पे कितना लोड पड़ रहा है, उसका मटीरियल क्या है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक कर्व से अगर सिंपली समझ लेते हैं तो वो ये हो सकती है, ठीक है। ओके, पहले मैं बना देती हूँ फिर हम समझते हैं, ठीक है, सिंपली। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक एक करके पॉइंट है क्या। यहाँ पे हम ले लेते हैं लोड, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं डिफॉर्मेशन। और मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा इसकी थ्योरी नहीं डाली, ठीक है। सिंपली हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है कि हमने पता करना है कि स्मॉल लोड भी डिफॉर्मेशन अकर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर हम ये कहते हैं ये हमारे पास है इलास्टिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक चीज़ स्प्रिंग लिया, ठीक है, आपने उस स्प्रिंग को इतना खींचा है कि ना उसका साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन उस साइज़ में थोड़े टाइम के लिए आपने उसको खींचा, जैसे आपने स्ट्रेस उस पर से रिमूव किया, वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ गया, मतलब उसकी जो नॉर्मल पहले से स्टेट थी उसमें वापस आ गया, तो उसको हमने कह दिया वो इतना ये इलास्टिक रीजन है हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, हमने कह दिया इलास्टिक रीजन, मतलब वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया है, इसको हमने कह दिया यील्ड पॉइंट, ठीक है। यील्ड पॉइंट बायोमैकेनिक्स की बुक में काफ़ी अच्छा सा लिखा हुआ है, ठीक है, आप तुमसे बेशक देख लो। यील्ड पॉइंट हमारे पास, यील्ड पॉइंट हम इसको कहते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे डिफॉर्मेशन कर्व पास हो रही है, मतलब डिफॉर्मेशन जो होती है वो परमानेंट होने लग गई है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये इलास्टिक पॉइंट होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि डिफॉर्मेशन जो है ना वो स्ट्रक्चर की यील्ड पॉइंट इलास्टिक पॉइंट तक पहुँच गया। अब इसके बाद जो रिस्पांस आएगा वो हमारे पास प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये पॉइंट से पहले पहले हम इलास्टिक रीजन है, मतलब हम स्प्रिंग को वापस लेके जा सकते हैं, मगर जैसे ये पॉइंट यील्ड पॉइंट रीच होगा, ठीक है, इसको इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप हमारे पास क्या हो गया, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। सिंपली हमने कह दिया प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया। और प्लास्टिक रीजन वो रीजन है जहाँ पे डिफॉर्मेशन परमानेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब हमने कहा कि अब हमारे पास डिफॉर्मेशन हो गई, अब स्प्रिंग वापस नहीं जाएगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिसिटी की तरफ जा रहा है, अपना साइज़ और शेप चेंज कर रहा है। डिफॉर्मेशन क्या होगी, परमानेंट होने लगी। अब डिफॉर्मेशन परमानेंट होने लगी, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन को हम इंक्रीज कराते जाते हैं, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, अल्टीमेट फेलियर, ठीक है। अल्टीमेट फेलियर में मतलब हमारे पास मैकेनिकल फेलियर हो गया, अब स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्टर्ब होने का मतलब आ गया, मतलब ये कि अगर ह्यूमन बॉडी पे ये स्ट्रेस इस तरह से अप्लाई हो रही है, इतनी देर के लिए हो रही है, तो हमारे पास या तो बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा या टिश्यू सॉफ्ट टिश्यूज़ का रप्चर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने इस तरह से ले लिया इसको, लोड डिफॉर्मेशन कर्व भी इसको कहते हैं, और ये फैक्ट्स होते हैं लोडिंग के। मैंने आपको काफ़ी ईजी अल्फाज में बता दिया, क्योंकि अगर आप इसको रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको रिटर्न में भी इसको बता दूँगी, ठीक है, सिंपली अलग से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ख़त्म करने से पहले ना मैंने सोचा कि मैं ये लास्ट में बता दूँ, दो डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है, रिपीटिटिव वर्सेस एक्यूट पे, ठीक है। अब हमारे पास जो रिपीटेटिव होती है ना वो हम ऐसे एक्यूट, ठीक है, एक्यूट हम कहते हैं ऐसी स्ट्रेस को, ऐसे लोड को, ठीक है, एक सिंगल फोर्स जब एक्ट करे और एक इंजरी को कॉज करते हैं, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स थी कि उसने एक इंजरी को कॉज कर दिया, तो हमने उसको कह दिया एक्यूट लोड है, ठीक है। उस इंजरी को हमने एक्यूट कह दिया, ठीक है, और हमारे पास उसको जो फोर्स एक्ट कर रही थी उसको हमने माइक्रो ट्रॉमा कह दिया, ठीक है। सिंपली जैसे हम कहते हैं कि एकदम से बंदा किसी एक्सीडेंट में आ जाता है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है सडनली बोन का, ठीक है,
तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्यूट में आ जाता है, ठीक है। मगर जो रिपीटेटिव होते हैं ना, मतलब अगर आपको स्मॉल हल्की सी किसी फोर्स ने एक्ट किया किसी आपकी बॉडी के पार्ट को, और इतनी जल्दी अगर आपका फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर अगर आपने बाद में किसी वजह से लोड डाल रहा है, बार बार चल रहा है, बार बार डाल रहा है, इतनी बार डाल रहा है कि उस पर रिपीटेटिव लोडिंग हो रही है बार बार, ठीक है, तो उस इंजरी को हम कहते हैं क्रॉनिक इंजरी, ठीक है। और क्रॉनिक इंजरी या स्ट्रेस इंजरी जो रिपीटिशन की वजह से हो रही है, रिपीटेटिव लोड की मतलब रिपीटिशन की वजह से हो रही है, और इसको हम मैकेनिज्म को इसके या इसकी जो कॉज है उस फोर्स को माइक्रो ट्रॉमा कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास किस क्या होगी इंजरी, क्रॉनिक इंजरी। तो सिंपली ये टर्म्स थी, तो मैंने कहा इनको क्लियर करना ईजी है, ठीक है। किसी भी टिश्यू किसी भी बॉडी के पार्ट पे लोड जब एक स्ट्रॉन्ग लोड पड़ेगा तो एक्यूट इंजरी होगी, और अगर रिपीटेटिव लोड होगा तो हमारे पास क्रॉनिक इंजरी होगी सिंपली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ख़त्म, ठीक है लेक्चर, थैंक यू।